Assalamu alaikum. This is Mazhar Ali and wish you all a very warm welcome to this beautiful session of Mazhar Ali lecture. एक और यूनिट दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी का। इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी में अब तक हमने बहुत सारी बातें कर ली हैं। बात स्टार्ट हुई थी फ्रॉम बायोलॉजी, देन हमने समझा व्हाट इज लाइफ। लाइफ का मतलब क्या होता है। लाइफ इज अ कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन ऑफ दोस केमिकल्स व्हिच हैव द एबिलिटी टू शो देमसेल्फ बाय शोइंग केमिकल रिएक्शंस। लाइफ की कैरेक्टरिस्टिक की बात की थी बिकॉज लाइफ इज डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन। लाइफ शुड बी कैरेक्टराइज्ड इन ऑर्डर टू बी अंडरस्टैंडिंग। ठीक है जी, तो हमने डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक की बात की थी। ठीक है, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक हैं, लेक्चर्स में अपलोडेड है। देन हमने बात की थी ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। दो लेक्चर लिए थे, पार्ट 1 पार्ट 2 करके, और ब्रांचेस को कवर किया। आज बेसिकली ये कुछ रिमेनिंग ब्रांचेस हैं जिनको रिलेशनशिप की फॉर्म में दिया गया है, यानी रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइंस, उनको हम समझेंगे। आज हम बात करेंगे बायोफिजिक्स की। ठीक है जी, बायोमेट्री एंड बायोमैथमेटिक्स, बायोजियोग्राफी बात करेंगे कि ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म किस तरीके से इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, उनकी बात की जाएगी। देन हम बायोकेमिस्ट्री और बायो इकोनॉमिक्स की भी बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के लेक्चर को स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, बायोफिजिक्स पहली जो ब्रांच हम पढ़ने वाले हैं दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द बायोफिजिक्स। रिसेप्टिव माइंड से बातें सुननी है। बायो वर्ड का मतलब होता है कि स्टडी, बायो वर्ड का मतलब होता है लाइफ, फिजिक्स का मतलब यानी स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी इन देयर इंटरेक्शन और देयर चेंजिंग। डन। अच्छा जी, बायोफिजिक्स का मतलब ये है कि एक ऐसी ब्रांच जिसके अंदर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को फायदे पहुंचाएंगे, उनके एडवांटेजेस की बातें करेंगे फिजिक्स के बेस्ड टेक्निक्स की मदद से। फिजिक्स की बेस पर जितनी टेक्निक्स डेवलप की हैं आज, उनको यूज करते हुए अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को फायदा पहुंचा रहे हैं, जानदारों को फायदा पहुंचा रहे हैं, इंसानों को फायदा पहुंचा रहे हैं, तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द बायोफिजिक्स। ओके, सो बायोफिजिक्स का मतलब क्या है जी? यूज फिजिक्स बेस्ड टेक्निक टू गिव advantages to what? To advantages to whom? To living organism. Then टेक्निक कौन कौन सी है? देयर आर लॉट मेनी टेक्निक्स, देयर आर टन की फॉर्म में जो है वो टेक्निक्स मौजूद है। हम कुछ टेक्निक्स की बात करेंगे जैसे कि रेडियोएक्टिव ट्रेसिंग, रेडियोएक्टिव लेबलिंग, कार्बन डेटिंग, देन वी हैव रेडियोथेरेपी। सबसे पहले रेडियोएक्टिव ट्रेसिंग की बात करते हैं। देखिए, रेडियोएक्टिव का मतलब यहाँ पर रेडिएशन से रिलेटेड है। ठीक है जी, वो एलिमेंट जो कि किसी ना किसी तरीके से रेडिएशन को इमिट करते हैं, रेडियोएक्टिव एलिमेंट कहलाते हैं। क्या मतलब? कुछ हमारे पास ऐसे काइंड के एलिमेंट्स होते हैं जिनमें ये एबिलिटी होती है कि वो रेडिएशन इमिट करते हैं। रेडिएशन का मतलब वो कुछ पार्टिकल्स को इमिट करते हैं। व्हाट काइंड ऑफ पार्टिकल दे आर? दे आर अल्फा पार्टिकल्स, दे आर बीटा एंड गामा पार्टिकल्स। ठीक है जी, ये जो प्रोसेस होता है ना, द इमिशन ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा पार्टिकल इन द फॉर्म ऑफ रेज, that is what is called the radiation, and the radiation, the emitting of radiation is the characteristic, typical characteristic of the radioactive elements. कुछ एलिमेंट स्पेसिफिक होते हैं, वो रेडिएशन इमिट करते हैं। क्यों? बात नहीं करनी, बस हमें देखना है कि वो रेडिएशन इमिट करते हैं, कभी बाद में बात करेंगे। रेडिएशन कंप्राइजेस ऑफ अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल एंड आर बेलव्ड गामा पार्टिकल। नाउ ये तीनों पार्टिकल उनके अंदर मौजूद हैं। ठीक है जी, ये कहलाता है रेडिएशन। इन रेडियोएक्टिव एलिमेंट की मदद से, इन रेडिएशन की मदद से, अगर हम लिविंग बॉडी के अंदर किसी मिनरल को ट्रेस कर रहे हैं, किसी मिनरल की डिपोजिशन कहाँ हो रही है देख रहे हैं, किसी मिनरल को की इंपॉर्टेंस कौन से ऑर्गन में देख रहे हैं, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द रेडियोएक्टिव ट्रेसिंग। आई लव टू मेंशन द लोकेशन ऑफ व्हाट? आयोडीन। आयोडीन नाम सुना है ना आपने? आयोडीन एक हेलोजन है। आयोडीन आपको पता है पीरियोडिक टेबल में अलग अलग काइंड के हेलोजेंस मौजूद हैं। ठीक है जी, कौन कौन से? देयर इज फ्लोरीन, देयर इज क्लोरीन, देयर इज ब्रोमीन, देयर इज आयोडीन। नो, देयर इज नो पॉइंट इन टेलिंग दैट। आयोडीन हमारी बॉडी में मोस्ट ऑफ द आयोडीन जो हम लेते हैं हमारी डाइट से, आयोडीन हमें कहाँ से मिलता है? बेसिकली आयोडीन हमें मिलता है सी फूड से, फिश वगैरह से। इसके अलावा जो अनियन है, अनियन भी बेस्ट सोर्स है इस आयोडीन की। इसके अलावा जो आयोडीन सॉल्ट्स आते हैं, ठीक है जी, वो भी आयोडीन की सोर्स है। तो हमें आयोडीन मिला। ये आयोडीन बॉडी में एब्जॉर्ब होने के बाद मोस्ट ऑफ द आयोडीन जो है वो डिपॉजिट होता है हमारी बॉडी के अंदर एक इंपॉर्टेंट ग्लैंड के अंदर। दिस इंपॉर्टेंट ग्लैंड इज नथिंग बट द थायराइड ग्लैंड। थायराइड ये एक ग्लैंड होता है, ग्लैंड, गुदूद जिन्हें कहा जाता है। ग्लैंड क्या होते हैं? बेसिकली ग्लैंड्स दे आर द सेल और ऑर्गन विच आर सिक्रेटरी इन नेचर, जो कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करें, उन्हें हम ग्लैंड कहते हैं। थायराइड ग्लैंड भी उनमें से एक है। हमारा जो ये नेक रीजन है, ट्रिकिया के सामने थायराइड ग्लैंड लोकेटेड होता है। हम जो भी आयोडीन ले रहे होते हैं वो आयोडीन यहाँ जा रहा होता है। क्यों? क्योंकि इस आयोडीन की मदद से, इस आयोडीन की मदद से थायराइड ग्लैंड जो है वो अपने हार्मोन T3 एंड T4 ये बनाएगा। ये क्या होते हैं? T3 T4 दे आर हार्मोन। नाउ व्हाट इज हार्मोन? हार्मोन बेसिकली दे आर द मेटाबॉलिक रेगुलेटर ऑफ द बॉडी। इतना याद रखो, मोर देन इनफ। T3 और T4 हमारी बॉडी में बहुत सारे काम परफॉर्म करेंगे, वो डिटेल हमें नहीं देखनी। बस आयोडीन जो गया वो
T3 और T4 उनमें से बनेगा। अब ये आयोडीन थायराइड ग्लैंड में ही गया, ये हमें कैसे पता चला? हम इसके साथ तो नहीं गए, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे आयोडीन भी होते हैं जो कि ये रेडिएशन इमिट करते हैं, अल्फा इमिट करते हैं, बीटा इमिट करते हैं, गामा इमिट करते हैं। अब ऐसा आयोडीन जब हम फूड के साथ देंगे तो जहां जहां से फूड मूव कर रहा होगा, इस फूड के अंदर आयोडीन की लोकेशन को हम ट्रेस कर लेंगे। जब आयोडीन की लोकेशन को ट्रेस कर लेंगे तो हम ये भी देख लेंगे कि आयोडीन डिपॉजिट कहाँ हो रहा है, और इस तरीके से हम जान पाएंगे कि मोस्ट ऑफ द आयोडीन थायराइड ग्लैंड में डिपॉजिट होता है। और ये तरीका जिसमें हम किसी भी मिनरल की डिपोजिशन अगर बॉडी के अंदर देख रहे हो, इसे हम रेडियोएक्टिव ट्रेसिंग कहते हैं। अब ये क्या है? रेडियोएक्टिव ट्रेसिंग एक फिजिक्स का बेस्ड टूल है जिसको यूज करते हुए हमने इंसानों को फायदा पहुंचा दिया। कैसे फायदा पहुंचाएंगे? से फॉर एग्जाम्पल कुछ इंसान ऐसे होते हैं बेचारे जिनमें आयोडीन की कमी की वजह से ये थायराइड ग्लैंड फूल जाता है, ठीक है, एंड द इन्फ्लेमेटेड कंडीशन ऑफ दिस थायराइड ग्लैंड इज व्हाट इज कॉल्ड द ग्वाइटर। इस कंडीशन को ग्वाइटर कहते हैं। शायद आप भी ऐसे लोगों के आसपास में आए हो जिनकी ये जगह फूली हुई होती है। इस कंडीशन को ग्वाइटर कहा जाता है, कंडीशन को ग्वाइटर कहते हैं। इस क्लिनिकल कंडीशन को क्यों होती है? एक वजह, बहुत सारी वजह है, एक वजह ये है कि आयोडीन की डेफिशिएंसी। अब जब ऐसे इंसानों में आयोडीन की डेफिशिएंसी है तो हम उनको आयोडीन बेस्ड डाइट प्रोवाइड करेंगे, आयोडीन बेस्ड मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे, आयोडीन बेस्ड ड्रग्स प्रोवाइड करेंगे, तो उनका अल्टीमेटली ग्वाइटर ठीक हो जाएगा ना। तो हमने फायदा पहुंचाया ना। फिजिक्स के एक टेक्निक को यूज करते हुए इंसानों को फायदा पहुंचाना, यही मेन मकसद होता है बायोफिजिक्स का। आगे मूव करते हैं। रेडियोएक्टिव लेबलिंग। रेडियोएक्टिव लेबलिंग का मतलब ये होता है, देखें, लेबलिंग का मतलब ये है कि हम हमारे जो इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल्स हैं, बायोमोलिक्यूल्स का मतलब क्या? ऐसे काइंड के मॉलिक्यूल जो कि आप लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल करते हैं, और वो 4 ही हैं। कौन कौन से हैं? देयर इज प्रोटीन, देयर इज कार्बोहाइड्रेट, देयर इज लिपिड, एंड हाउ डू वी फॉरगेट आवर बिलव्ड न्यूक्लिक एसिड। ओके, तो ये 4 हमारे बायोमोलिक्यूल्स होते हैं। दोस काइंड ऑफ मॉलिक्यूल व्हिच वी गेट एक्सक्लूसिवली फ्रॉम द लिविंग बॉडी, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द बायोमोलिक्यूल। देन बायोमोलिक्यूल हमने हासिल कर लिए, ये 4 तरह के होते हैं। अच्छा, अब ये बायोमोलिक्यूल, ये जो न्यूक्लिक एसिड है, ये 2 तरीके के होते हैं। देयर इज आरएनएस एंड देयर इज डीएनएस। हम जो है ये रेडियोएक्टिव लेबलिंग को समझने की कोशिश कर रहे हैं। डीएनए को हम जेनेटिक मटेरियल भी कहते हैं। जेनेटिक मटेरियल यानी ऐसे काइंड का मटेरियल जो कि हमें हमारे पेरेंट्स से मिलता है, जिनकी वजह से हम कुछ ना कुछ अपने पेरेंट जैसे दिखते हैं, उनकी तरह ही हमारी अदाएं होती हैं, वगैरह वगैरह। तो पेरेंट जैसी कैरेक्टरिस्टिक देने वाला ये डीएनए है। दैट्स व्हाई डीएनए को हम जेनेटिक मटेरियल कहते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब वो इनिशियली आप सोच के देखिए, जब डीएनए डिस्कवर हुआ होगा या जब हम जेनेटिक मटेरियल को डिस्कस कर रहे होंगे कि भाई जेनेटिक मटेरियल ऐसा मटेरियल जो कि पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जाए, जिसकी वजह से ऑफस्प्रिंग पेरेंट जैसे लगे। जब हम जेनेटिक मटेरियल की डेफिनेशन को बिल्ड कर रहे थे तो उस टाइम पे साइंटिस्टों को एकदम से ख्याल तो नहीं आया होगा कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल हो, ठीक है जी। उस टाइम पर मैंने कहने का मकसद ये है कि उस टाइम पर बहुत ज्यादा डिबेट हुई थी। कुछ साइंटिस्ट का मानना था कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है, कुछ कहते थे कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। तो फिर उन्होंने कहा कि हम देख लेते हैं, जो अगली जनरेशन में जाएगा उसी को ताज मिल जाएगा जेनेटिक मटेरियल का। तो उन्होंने क्या किया कि हमारा जो डीएनए है, डीएनए के अंदर, डीएनए के देखिए अलग अलग कंपोनेंट है। ये न्यूक्लिक एसिड है ना, तो इनके अंदर न्यूक्लियोटाइड मौजूद होते हैं। आप अगली हायर एडवांस क्लासेस में पढ़ोगे कि इसके अंदर मौजूद होता है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड के फर्दर 3 पार्ट होते हैं। ये जो डीएनए है ना, डीएनए ये बना हुआ होता है न्यूक्लियोटाइड से, न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड के होते हैं 3 पार्ट। देयर इज फॉस्फेट ग्रुप, देयर इज नाइट्रोजनस बेस, ठीक है जी, एंड देयर इज व्हाट, देयर इज पेंटोज शुगर। अच्छा, ये 3 पार्ट होते हैं हमारे न्यूक्लियोटाइड के। अब ये जो फॉस्फेट ग्रुप है, हमने क्या किया, इस फॉस्फेट ग्रुप के अंदर एक ऐसा फॉस्फोरस डाल दिया जो कि रेडियो एक्टिव हो, जो कि रेडिएशन इमिट करता हो। जब रेडिएशन इमिट करेगा तो हम इसकी मदद से जान लेंगे कि डीएनए कहाँ डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है जी। और इसके साथ साथ प्रोटीन जो है, प्रोटीन बनी हुई होती है अमीनो एसिड से। अमीनो एसिड में अलग अलग कंपोनेंट है, ठीक है जी। उनमें से हम अमीनो एसिड अलग अलग तरीके के होते हैं, ठीक है जी। देयर इज एलिफेटिक अमीनो एसिड, देयर इज हाइड्रोक्सी एलिफेटिक अमीनो एसिड, देयर इज एसिडिक अमीनो एसिड, देयर इज बेसिक अमीनो एसिड, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। बहुत तरह के अमीनो एसिड हैं। सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड जो होते हैं, 2 ही तरह के अमीनो एसिड है सल्फर कंटेनिंग। देयर इज सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, देयर इज मिथ्यूनिन, and there is cysteine. There is no fun in telling that. cysteine. अच्छा जी, हम क्या करेंगे कि सल्फर को भी रेडियो एक्टिव कर देंगे। ये रेडियो एक्टिव वाला सल्फर इस प्रोटीन में दे दिया जाएगा।
ठीक है जी। और फिर देखा जाएगा कि प्रोटीन अगली जनरेशन में जा रहा है या नहीं। तो इसकी मदद से ये जो तरीका होता है जिसमें हम किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट डाल रहे होते हैं, इसे रेडियो एक्टिव लेबलिंग कहा जाता है। बस आपको ये सिंपल याद रखना है कि किसी भी एलिमेंट मॉलिक्यूल की लोकेशन देखने के लिए एक से दूसरी जनरेशन में जाने के लिए हम जो टेक्निक यूज करते हैं वो रेडियो एक्टिव लेबलिंग है। देखें डिटेल नहीं है, डेट्स वाई मैं आपको डिटेल नहीं बता रहा। ठीक है जी। अब तक मैंने आपको ये बताया कि बायोफिजिक्स का मतलब क्या होता है। बायोफिजिक्स एक ऐसी ब्रांच जिसको यूज करते हुए हम फायदा पहुंचाएं, फिजिक्स के जिसमें हम फिजिक्स के टूल यूज करते हुए इंसानों को फायदा पहुंचाएं, जिसमें मैंने आपको रेडियो एक्टिव ट्रेसिंग, रेडियो एक्टिव लेबलिंग बता दी है। ठीक है जी। अब कार्बन डेटिंग की बात करते हैं। देखिए कार्बन डेटिंग नाम ही कहानी सुना रहा है, कार्बन और डेटिंग का मतलब डेट का अंदाजा लगाना। देखिए जब हम पैलियोंटोलॉजी ब्रांच की बात कर रहे थे तो मैंने बताया पैलियोंटोलॉजी इज व्हाट, इट इज द स्टडी ऑफ व्हाट, फॉसिल्स, एंड फॉसिल्स आर द डेड रिमेन ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। फॉसिल एनिमल का भी हो सकता है, फॉसिल प्लांट का भी हो सकता है, प्लांट के पोलन ग्रेन का भी हो सकता है, और जो है कि डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में फॉसिल मिलते हैं। फॉसिल हमें इंप्रेशन, छाप की फॉर्म में भी मिल सकता है। फॉसिल कोई हार्ड पार्ट जैसे कि बोन या टिथ या वुड भी मिल सकती है। फॉसिल मिलने के बाद हम ये अंदाजा लगाते हैं कि ये फॉसिल कितने साल पुराना है, डायनासोर कितने साल पहले थे। ठीक है, ये हमने कैसे अंदाजा लगाया, ये हमने लगाया कार्बन डेटिंग से। हमें डायनासोर की मिली होगी क्या, बोन, जाहिर सी बात है बोन है तो ये भी टिश्यू है, और टिश्यू किससे बना हुआ होता है, देयर इज नो फन इन टेलिंग दैट, ये सेल से बना हुआ होता है। एक सेल की अगर हम केमिकल कंपोजिशन देखें, सेल के अंदर बेसिकली क्या मौजूद है, सेल के अंदर एक सेंटर में न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अलावा ये जो स्पेस है इसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। अच्छा, साइटोप्लाज्म जो है इसके अंदर अलग अलग एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। ठीक है जी, इन्हें हम बायो एलिमेंट कहते हैं। बायो एलिमेंट, आई थिंक इट इज नॉट विजिबल टू यू, इनको यहाँ लाओ। ओके जी, उन बायो एलिमेंट्स में 65% हमारा फेवरेट बिलव्ड ऑक्सीजन होता है, और देयर इज 18% कार्बन मौजूद होता है, 9.5% देयर इज हाइड्रोजन, और दूसरे जो है वो ट्रेसेस की फॉर्म में मौजूद होते हैं। देखें 18% मौजूद होता है कार्बन। अच्छा, कार्बन जो है, कार्बन में एक टेंडेंसी है कि कार्बन एक खास पीरियड के बाद अपने अमाउंट का हाफ हो जाता है। जो इसका इनिशियल अमाउंट है ना, उसका ये हाफ हो जाता है। दोनों कानों से बातें सुननी है। ठीक है जी, इनिशियल अमाउंट का हाफ अमाउंट हो जाता है कार्बन का एक पीरियड के बाद। मैंने कहा देखें, हमारे पास कार्बन जो है वो उसमें टेंडेंसी है कि उसका जो भी इनिशियल अमाउंट है 18% है ना, एक खास टाइम के बाद ये इसका आधा हो जाएगा। अब वो खास टाइम जिसमें कार्बन अपने इनिशियल अमाउंट का आधा हो जाता है, पता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम हाफ लाइफ कहते हैं। हाफ लाइफ, हाफ लाइफ। आई थिंक आप साथ साथ नोट्स भी बना रहे होंगे। इसे हाफ लाइफ कहा जाता है, और इस कार्बन की हाफ लाइफ होती है 5740 ईयर्स। ठीक है जी, क्या मतलब, मैंने कहा कि देखें बोन जो है वो बनी हुई होती है सेल से। सेल के अंदर दो तरह के कंपोनेंट, देयर इज साइटोप्लाज्म, देयर इज न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म के अंदर बायो एलिमेंट मौजूद होते हैं। कौन कौन से बायो एलिमेंट है, डिफरेंट डिफरेंट काइंड के बायो एलिमेंट है। देयर इज ऑक्सीजन, देयर इज कार्बन, देयर इज हाइड्रोजन। कार्बन होता है 18%। कार्बन में ये टेंडेंसी है कि जो भी उसका इनिशियल अमाउंट है ना, पहला जो अमाउंट उसका मौजूद है, एक खास पीरियड के बाद कार्बन उसका आधा हो जाएगा। ठीक है जी, ये जो टेंडेंसी है कार्बन की, वो अपने इनिशियल अमाउंट के हाफ अमाउंट में इनिशियल अमाउंट से कन्वर्ट हो जाता है हाफ अमाउंट में। इसे हम हाफ लाइफ कहते हैं। आई थिंक हाफ लाइफ का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है। और ये मेजोरिटी ऑफ द सब्सटेंस, मेजोरिटी ऑफ द एलिमेंट की हाफ लाइफ होती है, और हर किसी की हाफ लाइफ अपनी होती है। ठीक है जी, कार्बन की जो हाफ लाइफ है वो 5740 ईयर्स होती है। लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। हमें मिल गई डायनासोर की बोन। डायनासोर की बोन के अंदर हम देखेंगे कि उसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है सेल की। हमने देखा कि उसकी केमिकल कंपोजिशन में कार्बन जो है वो अपनी इनिशियल वैल्यू का हाफ हो गया, यानी 18% कार्बन था ना, सिर्फ 9% कार्बन पड़ा हुआ है। तो हम अंदाजा लगा लेंगे कि तकरीबन ये जो डायनासोर की बोन मिली है हमें, या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बोन मिली है, ये 6000 साल पुरानी है। अगर कार्बन 9% का भी आधा हो गया, यानी 4.5% बचा है। अब ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ बायोफिजिक्स के बारे में। जैसे मैंने आपको कहा कि बायो और फिजिक्स का मतलब ये होता है कि एक ऐसी ब्रांच जिसमें हम फिजिक्स की वो टेक्निक्स को यूज करते हुए इंसानों को, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फायदा पहुंचाएं। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द बायोफिजिक्स, जिसमें अब तक हमने रेडियोएक्टिव ट्रेसिंग, रेडियोएक्टिव लेबलिंग, कार्बन डेटिंग पढ़ लिया है। रेडियोथेरेपी की बात करते हैं। देखिए रेडियोथेरेपी ये एक टेक्निक होती है जिसमें हम रेडिएशंस को यूज करते हुए कैंसरियस जो सेल्स होते हैं, जो अनवांटेड सेल्स होते हैं, उनको किल करते हैं। देखें
कैंसरस सेल का मतलब क्या होता है? कैंसर एक अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ द सेल है, ठीक है जी। एक ऐसी कंडीशन जिसमें सेल का जो नॉर्मल टाइम होता है डिवीजन करने का वो इरेगुलर हो जाता है, सेल जो है वो एबनॉर्मली डिवाइड कर रहे होते हैं। ऐसे जो सेल होते हैं उनका अमाउंट बहुत स्पीड से बढ़ रहा होता है। सेल का अमाउंट बढ़ने से क्या होगा कि ये जो कैंसरस सेल है हमारे नॉर्मल सेल जो हैं उनके साथ कंपटीशन करेंगे फॉर द सेक ऑफ स्पेस, फॉर द सेक ऑफ फूड एंड फॉर द सेक ऑफ मेटाबॉलिज्म, जिसकी वजह से जो नॉर्मल बॉडी के सेल्स हैं वो डिप्राइव हो जाएंगे और सारी रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर लेंगे, ये बॉडी डे बाय डे वीक होती जाएगी। ये होता है कैंसर। कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास अलग अलग स्टेजेस होते हैं। वी हैव कीमोथेरेपी, वी हैव रेडियोथेरेपी। कीमोथेरेपी की मदद से हम केमिकल्स की मदद से ट्रीट करते हैं उन सेल्स को, और रेडियोथेरेपी के अंदर ये जो अनवांटेड कैंसरियस सेल्स हैं, ठीक है जी, अनवांटेड कैंसरियस सेल्स जो हैं इनको विद द हेल्प ऑफ रेडिएशन, विद द हेल्प ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन क्या होती है? रेज होती हैं। दे कंटेन अल्फा, they contain beta, they contain gamma. With the help of that radiation, we destroyed this naughty or अनवांटेड सेल्स। ओके जी, वो टेक्निक जिसमें हम रेडिएशन को यूज करते हुए इन अनवांटेड सेल्स को रिमूव करते हैं, इसे हम रेडियोथेरेपी कहते हैं। तो इस तरीके से हमने कैंसर का इलाज कर लिया और ये फायदा पहुंचाया हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म को। यही मेन जो है एम है बायोफिजिक्स का, ठीक है जी। तो ऐसी ब्रांच जिसको हम यूज करते हुए लिविंग ऑर्गेनिज्म को फायदा पहुंचाएं, यानी जिसमें हम फिजिक्स की टेक्निक को यूज करते हुए इंसान लिविंग ऑर्गेनिज्म को फायदा पहुंचाएं, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द बायोफिजिक्स। आई थिंक इट इज वेरी मच क्लियर टू यू। बायोमेट्री की बात करते हैं और बायोमैथमेटिक्स की बात करते हैं। बहुत ही आसान सी ब्रांच, बहुत ही जो है कि इजीली समझ में आने वाली ब्रांच, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड द बायोमेट्री और बायोमैथमेटिक्स। बायोमेट्री और बायोमैथमेटिक्स एज आई टोल्ड यू बहुत ही आसान सी ब्रांच है। इसका मतलब क्या है? यानी एक ऐसी ब्रांच जिसमें मैथमेटिक्स यूज कर रहे हैं हम फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है जी। अगर किसी जगह पर कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स मौजूद हैं उनको गिनना जो है कि अगर गिन रहे हैं हम और वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो वो बायोमैथमेटिक्स है। फॉर एग्जांपल जिस पॉपुलेशन में आप रहते हैं, जिस सिटी में आप रहते हैं, वहाँ पे कितने इंसान रहते हैं, वहाँ पर कितने जानवर रहते हैं, कितनी कैट्स, कितने डॉग मौजूद हैं, ठीक है जी। उनका आपने एक डेटा बना लिया रख ली, वो डेटा जो है बनाना ये बायोमैथमेटिक्स है, ठीक है। तो सिंपली नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को गिनना किसी पॉपुलेशन के अंदर बायोमैथमेटिक्स है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जब हम आरबीसीज की स्टडी करते हैं, रेड हम ब्लड की स्टडी करते हैं, तो हम देखेंगे कि आरबीसीज बहुत ज़्यादा नंबर में मौजूद होते हैं, मिलियंस में मौजूद होते हैं विद इन दी क्यूबिक डेसीमीटर। तो अब कितना आरबीसीज का नंबर है, कितना डब्ल्यूबीसीज का नंबर है, कितना प्लेटिलेट्स का नंबर है, फिर से बोलता हूँ, कितना आरबीसीज का नंबर है, कितना डब्ल्यूबीसीज का नंबर है, कितना प्लेटिलेट्स का नंबर है, ये जो नंबर निकाल रहे होते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट डायमेंशन और डिफरेंट टेक्निक्स, क्योंकि मैथमेटिक्स को यूज किया जा रहा है, तो ये है बायोमैथमेटिक्स और बायोमेट्री। सो इसका मतलब ये सिंपल यही होता है कि जी population dynamics, population dynamics is what? Population dynamics, it is the study of a given population and the not only the population, their origin and other kind of changes which occur in a given population। पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है पहले तो हम ये समझ लेते हैं, ठीक है जी। पॉपुलेशन देखें, जब हम पॉपुलेशन की बात करते हैं, ठीक है जी, तो पॉपुलेशन का मतलब ये होता है ग्रुप ऑफ या स्पीशी लिव इन अ पर्टिकुलर एरिया। कोई अगर स्पीशी किसी पर्टिकुलर एरिया में रह रही है तो उसे पॉपुलेशन कहा जाएगा। स्पीशी का मतलब क्या है वो आपको क्लियर होना चाहिए पॉपुलेशन को समझने के लिए। स्पीशी का मतलब कि नंबर ऑफ द इंडिविजुअल विच आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर and having ability to interbreed and produce fertile kind of offspring is known as species। वो इंडिविजुअल जो कि दिखने में सेम है, जितने भी इंसान हैं पर खास के सब दिखने में सेम है, यानी सेम इस सेंस में कि उनके पास 2 हाथ है, 2 पाँव है, 2 आंखें हैं, अलाइक नहीं है बिल्कुल, लेकिन मॉर्फोलॉजी तो उनकी सेम हो गई ना। और वो उनमें ये भी एबिलिटी कि वो अपने जैसे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करते हैं, तो ये होती है स्पीशी की डेफिनेशन। अगर स्पीशी किसी जगह पर रह रही है, इंसान जो है वो मिपुरखास के अंदर सिर्फ और सिर्फ इंसान ही रहते हैं, जितने भी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कैट, डॉग, स्पैरो वगैरह जो है इनको आप नेगलेक्ट कर दीजिए। अगर मिपुरखास के अंदर सिर्फ और सिर्फ इंसान ही मौजूद होते हैं ना, तो हम कहेंगे कि मिपुरखास एक पॉपुलेशन है, यानी वहां पर एक स्पीशी एक लोकलाइज एरिया पर रह रही है, ठीक है। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। पॉपुलेशन, अब मिपुरखास किस तरीके से मिपुरखास में ये इंसान आए, किस तरीके से उनका नंबर बढ़ता है, ठीक है जी। मतलब लोग माइग्रेट करके दूसरी जगहों से मिपुरखास आते हैं और मिपुरखास से निकल कर किसी दूसरी जगह पर जाते हैं, ठीक है। तो इमाइग्रेशन और इमाइग्रेशन, इमाइग्रेशन और पॉपुलेशन क्रिएशन, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द पॉपुलेशन डायनामिक्स, और इनकी स्टडी जो है हम बायोमेट्री और बायोमैथमेटिक्स में ही करते हैं। दूसरा है जी जीन फ्रीक्वेंसी। जीन फ्रीक्वेंसी समझने से पहले आपको जीन ड्रम क्लियर होना चाहिए। जीन का मतलब ये होता है कि आगे हम देखेंगे कि हमारे सेल के न्यूक्लियस में एक जेनेटिक मटेरियल मौजूद है और उस जेनेटिक मटेरियल को हम डीएनए कहते हैं। डीएनए
डीएनए का वो स्मॉलर सा यूनिट जो कि प्रोटीन के लिए कोड करता है उसे हम जीन कहते हैं, उसे जीन कहा जाता है। यानी डीएनए का वो खास टुकड़ा जिसमें ये एबिलिटी है कि वो प्रोटीन बना सके उसे जीन कहा जाता है। ये जो जीन है, एक पॉपुलेशन के अंदर जीन का कितना नंबर है, एक पॉपुलेशन के अंदर कितना जीन का नंबर है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द जीन फ्रीक्वेंसी। और जीन फ्रीक्वेंसी भी बायोमेट्री और बायोमैथमेटिक्स का ही प्रोडक्ट है और इसी की मदद से आप फाइंड करते हैं। आगे बढ़ते हैं जी, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज। जब हम आगे चल के बात करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की, तो हम देखेंगे कि हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हमारे लंग्स जो हैं, इनमें एक एबिलिटी होती है जितना ये एयर को अकोमोडेट कर सकते हैं। ठीक है जी, हमारे एयर में, हमारे लंग्स में कितनी एयर आ सकती है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द लंग कैपेसिटी और लंग वॉल्यूम, इस तरीके से निकाले जाते हैं। ठीक है जी, हमारे लंग्स के अंदर मैं आपको वर्बली बता देता हूँ, रफली 5 लीटर तक एयर आ सकती है। अलग अलग बुक्स में ये चीजें वेरी करती हैं। अच्छी बुक्स जो है, मेडिकल बुक्स, वो बताती हैं कि 6 लीटर एयर आ सकती है, लेकिन हम टेक्स्ट बोर्ड को फॉलो करते हैं तो अकॉर्डिंग टू दैम हमारे लंग्स के अंदर 5 लीटर एयर आ सकती है। अच्छा, ये 5 लीटर ऑफ एयर जो आ रही है लंग्स के अंदर, ये भी तो एक मैथ का प्रोडक्ट है। सो ये जो है कि बायो मेट्री और बायोमैथमेटिक्स के अंदर आएगा। सो व्हाट इज बायोमैथमेटिक्स, के वो डायमेंशंस और टूल्स यूज करते हुए मैथ के, अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में कुछ फाइंड कर रहे हैं तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द बायोमेट्री और बायोमैथमेटिक्स, जिसमें हमने ब्यूटीफुल सी एग्जांपल समझी पॉपुलेशन डायनामिक्स की, जीन फ्रीक्वेंसी की, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। एक बार वीडियो जो है पीछे करके देखिएगा, आपका हर फंडामेंटल जरूर क्लियर होने वाला है। आगे मूव करते हैं जी, बायोज्योग्राफी। बायोज्योग्राफी, पहले तो मैं आपको बता दूं ये बायोज्योग्राफी का मतलब क्या होता है। बायोज्योग्राफी इट इज अ स्टडी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन एंटायर अर्थ। पूरे अर्थ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिस्ट्रीब्यूशन को बायोज्योग्राफी कहा जाता है। अगर हम अर्थ पर देखना चाह रहे हैं कि कहाँ कौन से जानवर लोकेटेड हैं, कहाँ कौन से प्लांट लोकेटेड हैं, कहाँ कौन से बैक्टीरिया मौजूद हैं, कहाँ कौन से फंजाई पाए जाते हैं, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द बायोज्योग्राफी। बायोज्योग्राफी को हम 2 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। वी हैव फाइटोजियोग्राफी, वी हैव जू जियोग्राफी। फाइटोजियोग्राफी का नाम कहानी सुना रहा है कि ये जो ब्रांच है इस बायोज्योग्राफी की, इसके अंदर हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ प्लांट की डिस्ट्रीब्यूशन की। यानी इस पूरे अर्थ पर किस किस तरीके के प्लांट किस किस तक जगहों पर लोकेटेड हैं, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द फाइटोजियोग्राफी। वी हैव जू जियोग्राफी एज वेल। जू जियोग्राफी का मतलब ये होता है कि द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल ऑन दिस अर्थ। एनिमल की जो डिस्ट्रीब्यूशन है इस पूरे अर्थ पर, उसकी स्टडी को जू जियोग्राफी कहा जाता है। एक बार रिपीट करता हूं, बायोजियोग्राफी का मतलब ये होता है कि स्टडी ऑफ ऑल काइंड ऑफ इंडिविजुअल, हर काइंड के लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अर्थ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। फाइटोजियोग्राफी में सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स जो अर्थ पर डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। जू जियोग्राफी में एनिमल से रिलेटेड होते हैं, हम एनिमल की किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है। देखिए, जब हम प्लांट की फाइटोजियोग्राफी की एग्जांपल की बात करते हैं ना, तो हमारे पास अलग अलग एग्जांपल्स हैं। वी हैव जीरोफाइट्स, वी हैव मीजोफाइट्स, वी हैव हाइड्रोफाइट्स, वी हैव हेलोफाइट्स। जीरोफाइट्स प्लांट आपको पिक्चर्स में दिखाए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये होते हैं जीरोफाइटिक प्लांट, डेजर्ट में पाए जाते हैं, ऐसी जगहों पे ग्रो करते हैं। नॉट ओनली डेजर्ट, जहां पर पानी पहले से ही कम है। ठीक है, जैसे कि डेजर्ट हो गया, जैसे कि जो माउंटेन की स्लोप्स होती हैं वहां, और ऐसी जमीनें जो कि बंजर हैं, ठीक है, जहां पर पानी नहीं रुकता, दीवारों की जो क्रैक्स होते हैं, ठीक है जी, सर्वाइसिस होती हैं, यानी दीवारों की जो दरारें होती हैं उनके दरमियान ये जीरोफाइट्स ग्रो करते हैं। अच्छा, जब इनको पानी बहुत कम मिलता है तो इनमें अलग अलग टाइप के चेंजेस होते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं कि इनकी स्टेम जूसी होती है, वाटर को एवापोरेट होने से पहले स्टोर कर लेते हैं, लीफ बिल्कुल नहीं होते, कांटे मौजूद होते हैं, स्पाइंस जो है ये डेवलप कर लेते हैं, थॉर्न्स डेवलप कर लेते हैं इंस्टेड ऑफ लीफ। इनकी जो स्टेम है वही ग्रीन हो जाती है, फोटोसिंथेसिस का फिनोमेनन परफॉर्म कर रही होती है। आपको ये डिटेल याद नहीं रखनी, मैं आपको जीरोफाइट्स बता रहा हूँ। मीजोफाइट की पिक्चर देखिए, मीजोफाइट्स ये वो प्लांट है जो कि हमारे इर्द गिर्द, हमारे गलियों में भी लग सकते हैं, यानी कम अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए इनको। ये ऐसी जमीन पे ग्रो करते हैं जहाँ ना ज्यादा वाटर हो ना ही कम वाटर हो। हाइड्रोफाइट्स, इनकी पिक्चर्स देखिए। ठीक है जी, हाइड्रोफाइट्स मोस्टली ग्रो करते हैं विथ इन दी वाटर बॉडीज और नियर द वाटर बॉडीज। समटाइम वाटर के अंदर भी पूरे पूरे के पूरे ना धसे हुए होते हैं, और समटाइम जो है ये वाटर में आधे और आधे जो है पर फ्लोट कर रहे होते हैं। ठीक है जी, ये ऐसी जगहों पे ग्रो करते हैं जहाँ वाटर ऑलरेडी ज्यादा हो। ठीक है, और मोस्टली फ्रेश वाटर में ग्रो करते हैं। हेलोफाइट्स, पिक्चर देखिए। हेलोफाइट्स ये ऐसे प्लांट हैं जो कि साल्ट मॉइस्चर में ग्रो करते हैं। देखें, इनकी डिटेल भी मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन मैं जान करके नहीं बता रहा, क्योंकि आपके लेवल पे आपको मालूम होना लाजमी भी नहीं है। आप ये 4 नाम भी याद रखनी है तो वो भी मेरे लिए बहुत होगा।
हेलोफाइट्स जो हैं ये ग्रो करते हैं ऐसी जगहों पे, सॉल्ट मॉर्शेस जो हैं, यानी दलदली जमीनें जहाँ सॉल्ट ज्यादा है। हेलोबाइट का मतलब ये होता है सॉल्टी प्लेसेस देयर इज नो फन इन टेलिंग दैट, कि ठीक है जी। तो ऐसी जगहों पे ये हेलोफाइट्स ग्रो करते हैं। देखें, अब आपने पूरे के पूरे अर्थ को अलग अलग तरीके से देखा, आपने वाटर को देखा, खुश्की को देखा, पहाड़ों को देखा, दलदलों को देखा, और वहां पर अलग अलग प्लांट देखे, और उनकी हल्की फुल्की सी आपने नॉलेज भी ली। तो यही तो है फाइटोजियोग्राफी, कि आप डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस जो हैं, अर्थ के डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस लें, वहां पर कौन से प्लांट ग्रो करते हैं, उनकी हल्की फुल्की से स्टडी कर लें, उनकी स्टडी कर लें। दैट इज व्हाट्स कॉल्ड द जू जियोग्राफी, दैट इज व्हाट्स कॉल्ड द फाइटोजियोग्राफी। जू जियोग्राफी पे आते हैं, बड़ा ही बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट है ये जू जियोग्राफी। जू जियोग्राफी का मतलब ये होता है कि जी एनिमल्स की स्टडी। देखिए, जब हम जू जियोग्राफी पढ़ते हैं ना, तो हम देखेंगे कि हमें कुछ कुछ एनिमल ऐसे भी दिखते हैं, ठीक है जी, जो कि सिर्फ और सिर्फ उन्हीं जगहों पे पाए जाते हैं, और उनके अलावा वो कहीं नहीं पाए जाते। आई लव टू मेंशन द नेम ऑफ मार्सुपियल्स। मार्सुपियल्स जो है, मार्सुपियल्स सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया जो रीजन है, ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया रीजन जो है, सिर्फ वहां मौजूद है। कौन? मार्सुपियल्स। मार्सुपियल कौन से होते हैं? पाउच्ड मैमल, जैसे कि किंगारू, ओपोसम, और मार्सुपियल वुल्फ, मार्सुपियल डॉग, ये सब के सब क्या है? ये सब के सब जो है पाउच्ड मैमल है। मार्सुपियल्स। मार्सुपियल्स का शुमार जो है वो मार्सुपिलिया ऑर्डर होता है, क्लास मेलिया का, उसके अंदर इनका शुमार है। वेल, मार्सुपियल्स, ठीक है जी। मार्सुपियल्स पाउच्ड मैमल्स, पाउच्ड मैमल्स। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक ही कैंगारू कहाँ मौजूद है जी? ऑस्ट्रेलिया और नियर बाय आयरलैंड, दैट इज तस्मानिया, ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया, एंड नियर बाय आइलैंड, ठीक है जी। अच्छा, अब ये जो पाउच्ड मैमल्स हैं, ऑस्ट्रेलिया तस्मानिया रीजन में मौजूद हैं, और नियर बाय आइलैंड्स में, दूसरी जगहों पे आपको ये नहीं मिलेंगे, ठीक है जी। अच्छा, इसी तरीके से एलिफेंट्स भी हैं, अफ्रीकन एलिफेंट होता है, इंडियन एलिफेंट होता है, ठीक है जी। लंग फिशेस, आई लव टू मेंशन द नेम ऑफ लंग फिशेस। लंग फिशेस जिनको डिप्नॉय ऑर्डर के अंदर जिनका शुमार है, जी हाँ, इनके पास लंग्स होते हैं। लंग फिश डिप्नॉय ऑर्डर में शुमार है इनका। इनको अंकल ऑफ एम्फीबिया भी कहा जाता है, अंकल ऑफ एम्फीबिया, अंकल ऑफ एम्फीबिया। तीन फिशेस हैं जी, लेपिडोसायरन, प्रोटोप्टेरस, नियोसेरोटोडस। लेपिडोसायरन यहाँ पे लिख देते हैं, प्रोटोप्टेरस, लेपिडोसायरन, नियोसेरोटोडस। प्रोटोप्टेरस, प्रोटोप्टेरस, लेपिडोसायरन एंड नियोसेरोटोडस, नियोसेरोटोडस। तीन फिशेस, इनको जो है अंकल ऑफ एम्फीबिया भी कहा जाता है। इनको जो है वो डिप्नॉय ऑर्डर के अंदर रखा गया है इन फिशेस को। अब ये तीन फिशेस हैं, तीनों के अंदर लंग्स मौजूद हैं। पूरी दुनिया में तीन ही पाई जाती हैं, और ये अलग अलग जगहों पर है। एक ऑस्ट्रेलिया में है, एक अफ्रीका में है, एक अमेरिका में है, ठीक है। तो आप देखें, आपने डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर, अर्थ के डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस के डिफरेंट डिफरेंट एनिमल को एक्सप्लोर किया, उनकी स्टडी की, ठीक है। तो यही तो जू जियोग्राफी होता है, कि आप डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस के जो एनिमल्स हैं उनको एक्सप्लोर करें, उनकी स्टडी करें। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द जू जियोग्राफी, ठीक है जी। तो बायो जियोग्राफी, ये भी हम कह सकते हैं कि बायो की ब्रांच है, ठीक है जी, जिसमें हम ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट एनिमल्स की स्टडी करते हैं, जिसमें फाइटोजियोग्राफी का शुमार होता है, जू जियोग्राफी का शुमार होता है। अब तक हमने डिस्कस क्या किया है? अब तक हमने ये डिस्कस कर लिया कि जी बायोफिजिक्स का मतलब क्या होता है, क्या होती है हम बायोमेट्री एंड बायोमेटिक्स, एंड हमने बायो जियोग्राफी समझा है। आगे बढ़ते हैं जी, बात करते हैं बायो इकोनॉमिक्स की। बायो इकोनॉमिक्स यानी एक ऐसी ब्रांच जिसमें हम किसी ना किसी तरीके से लिविंग ऑर्गेनिज्म की मदद से किसी कंट्री की इकोनॉमी को इंक्रीज करेंगे, किसी कंट्री की इकोनॉमी को फायदा पहुंचाएंगे। देखें, हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की मदद से करंटली किस तरीके से इकोनॉमी बढ़ाते हैं, वो तीन तरीके हैं। जैसे कि फार्मिंग, ठीक है जी, फार्मिंग मीन्स ग्रोइंग क्रॉप, ठीक है जी। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर a way in which we can grow crop and harvesting the crop. Livestock, which is the backbone for the agriculture sector. Done. ये तीन जो टेक्निक्स हैं, फार्मिंग, एग्रीकल्चर एंड लाइव स्टॉक, इनको यूज करते हैं हम काफी ज्यादा इकोनॉमी को बढ़ाते हैं। देखिए, हमारी जो कंट्री की मैशियत है काफी डिपेंड करती है ज़रात के ऊपर, क्रॉप्स के ऊपर। क्रॉप्स ज्यादा होंगी तो इस तरीके से कंट्री की प्रोस्पेरिटी एंड प्रोग्रेस का अंदाजा लगाया जाता है। तो अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं?
क्रॉप्स क्या है, प्लांट्स है, प्लांट क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और लिविंग ऑर्गेनिज्म की मदद से हम इकोनॉमी को बढ़ा रहे हैं, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द बायो इकोनॉमिक्स। लाइव स्टॉक देखें, लाइव स्टॉक में अलग अलग एनिमल्स आते हैं। कैटल, कैटल हम उन्हें ब्रीफली हम जो है कि जनरली कह देते हैं। कैटल के अंदर वो एनिमल जो कि फार्म के तौर पर रखे जा सकते हैं, चाहे वो बफेलो हो, चाहे वो काव हो, चाहे वो गोट हो, चाहे वो शीप्स हो, सबको ग्रो करा जा सकता है। और लाइव स्टॉक्स वाले जो एनिमल हैं, इनसे हम अलग अलग चीजें हासिल करते हैं। इनको ट्रांसपोर्ट के तौर पे भी यूज किया जाता है, ठीक है जी। इनको मिल्क, इनसे मिल्क हासिल किया जाता है। अगर हैन है तो अंडे भी, यानी एग भी हासिल कर सकते हैं आप। इनसे वूल भी हासिल की जा सकती है, ठीक है जी। और जो है कि लेदर वगैरह भी डेवलप किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। और इनका जो डंक है, यानी जो इनका गोबर है, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट एक एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट होता है एज अ फर्टिलाइजर, नेचुरल फर्टिलाइजर जिसे हम कह सकते हैं। तो जब कभी हम इकोनॉमिक्स बढ़ा रहे होंगे या इकोनॉमी अपनी कंट्री की बढ़ा रहे होंगे विद द हेल्प ऑफ दीज फॉलोइंग टेक्निक्स, दैट इज फार्मिंग, एग्रीकल्चर एंड लाइव स्टॉक, तो उसे बायो इकोनॉमिक्स कहा जाएगा। बायोकेमिस्ट्री की बात करते हैं और लेक्चर को जो है वाइंड अप करते हैं, ठीक है जी। अच्छा देखें, बायो वर्ड का मतलब होता है लाइफ, ठीक है जी। और केमिस्ट्री का मतलब स्टडी ऑफ मैटर एंड द प्रिंसिपल्स, ओके जी। स्टडी ऑफ प्रिंसिपल, स्टडी ऑफ प्रिंसिपल विच आर रिलेटेड टू द चेंज अकर इनटू व्हाट द मैटर दैट वी हैव नाउ। सो बायो वर्ड का मतलब हो गया लाइफ, ठीक है जी। केमिस्ट्री का मतलब स्टडी ऑफ मैटर, अच्छा जी। तो बायोकेमिस्ट्री कलेक्टिवली का मतलब ये होता है कि स्टडी ऑफ दोज केमिकल्स विच कीप द फाउंडेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म की फाउंडेशन रखने वाले, बुनियाद रखने वाले जो केमिकल्स हैं, उसकी स्टडी को बायोकेमिस्ट्री कहा जाता है, ठीक है जी। अच्छा, ये आपके सामने एक इंडिविजुअल बनाया गया है, ठीक है जी। आपको पता है कि हमारे बॉडी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी इज व्हाट इज कॉल्ड द सेल, दैट वी हैव सेल। जब हम सेल के अलग अलग कंपोनेंट स्टडी करेंगे तो हम देखेंगे कि सेल जो है वो स्मॉलर स्मॉलर पार्ट से बना हुआ है, एंड दोज स्मॉलर पार्ट्स ऑफ द सेल इज नोन एज ऑर्गेनेल्स, इन्हें ऑर्गेनेल कहा जाता है। ऑर्गेनेल जो है, ऑर्गेनेल, ये ऑर्गेनेल स्मॉलर स्मॉलर कंपाउंड से बने हुए हैं। कंपाउंड विच इज द फॉर्म ऑफ अ मॉलिक्यूल हैविंग डिफरेंट काइंड ऑफ एटम, देयर इज नो फन इन टेलिंग दैट। और ये कंपाउंड जो है वो एटम से बना हुआ है, एटम से बने हुए होते हैं कंपाउंड। देखें तो एटम से बने कंपाउंड, कंपाउंड से बने ऑर्गेनेल, ऑर्गेनेल से बने सेल, सेल से बने इंडिविजुअल, ठीक है जी। तो अल्टीमेटली लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बने हुए हैं, केमिकल से ही बने हुए हैं। और उन केमिकल्स की स्टडी को हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। नॉट ओनली दोज केमिकल्स, हमने यहाँ पर अभी डिफरेंट काइंड के बायोमोलिक्यूल भी लिखे थे, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड, इनकी स्टडी भी बायोकेमिस्ट्री में ही की जाती है। उनके स्ट्रक्चर की स्टडी, उनके फंक्शन की स्टडी भी बायोकेमिस्ट्री में की जाती है। तो बायोकेमिस्ट्री एक बहुत ही बड़ी ब्रांच हो जाती है जिसके अंदर इन बायोमोलिक्यूल्स की स्टडी, जिसके अंदर इन केमिकल्स की स्टडी, जिनके अंदर हम एंजाइम्स की, आगे चल के हम देखेंगे कि एंजाइम, व्हाट आर द एंजाइम्स। एंजाइम बेसिकली दे आर द बायोकैटालिस्ट व्हिच हैव द एबिलिटी टू स्पीड अप द बायोकेमिकल रिएक्शन ऑफ द गिविंग सेल, ठीक है जी। तो उनकी स्टडी भी बायोकेमिस्ट्री में की जाएगी, ठीक है। और इनको तो आगे हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म में देखने वाले हैं। सो आज के लेक्चर में हमारे पास इतना ही था। आज हमने क्या डिस्कस किया है, आज हमने बायो फिजिक्स, बायोमेट्री और बायोमैथमेटिक्स, बायो ज्योग्राफी, बायो इकोनॉमिक्स और बायोकेमिस्ट्री से बेहतरीन टॉपिक को देखकर समझने की कोशिश की है। आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।